आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर जुल्म की हर हद पार कर दी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का ऐसा सिलसिला जारी है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। मोदी की घिनौनी साजिशों ने मजलूम कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। वादी चिनार में आए दिन कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही होती है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी ये सब तमाशा देख रही है। मकबूजा कश्मीर की गुमनाम कब्रें, ज्यादती का निशाना बनने वाली कश्मीरी खवातीन और हजारों यतीम बच्चे भारत की जुनूनी फसायत का मुंह बोलता सबूत हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि एक तवील अरसे से जंग आज़ादी तो लड़े हैं, लेकिन ताहाल आज़ादी हासिल नहीं कर सके हैं। तो आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल हैं जो कश्मीर की आज़ादी की राह में हायल हैं, और फिलफौर कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है जिनसे कश्मीरियों को उनका हक मिल सके, आज़ादी मुयसर आ सके? ये सवाल डॉक्टर दानिश की जानिब बढ़ूंगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपका सवाल ये है कि कश्मीर के इशू में रुकावट क्या है। जी देखिए, सारी दुनिया जानती है, हम सब पाकिस्तानी भी जानते हैं कि 76 साल से कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है और आज तक 2.5 लाख कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। 2019 में 370 थे तो कब्ज़ा कर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसला भी दे दिया। आप मानते नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तो कहता है कि भाई इसको यूएनओ के चार्टर के तहत जो है वो आप कंप्लीट करें, इसको यूएनओ चार्टर में जो है उसके तहत इसका फ़ैसला करें, लेकिन नहीं होता है। यूएन किसके अंडर में है? यूएन इंटरनेशनल ताकतों के अंडर में है। कश्मीर का मसला कैसे तय होगा और कौन कर सकता है? देखिए, भारत इस वक्त 1.5 अरब की आबादी है, यानी 1.5 अरब की मंडी है, और इसमें मुल्क यानी पाकिस्तान दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, पावर तरीन मुल्क हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी है। मेरे पास पूरी डिटेल है, वक्त नहीं है। अरबों रुपए की जो है इनकी सरमायाकारी है भारत में, और उसके साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी अरबों रुपए का है, जिसमें रूस है, अमेरिका है, इवन चीन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई अपने उस इंटरेस्ट को जो भारत के साथ मुंसलिक है, 1.5 अरब की जो मंडी है, उसको कैसे छोड़ दे। दूसरा, इस खित्ते में भारत कुछ बड़े मुल्कों की जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उनके मफादात को, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आती है। ओआईसी जो आपके इस्लामी ममालिक हैं वो भी बेशतर भारत के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं, तजारती उनके साथ ताल्लुकात हैं, वो भी नहीं करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी बहुत अहम है कि जनाब आप सफारती ताल्लुकात करें, आपके कश्मीर इशूज़ हैं, आपके टॉक्स हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं, इस किस्म की बात की जाती है। लेकिन देखें, पाकिस्तान और भारत जो बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, उस वक्त तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते में अमन नहीं होगा, इन मुल्कों के दरमियान मसाइल का हल नहीं निकलेगा जब तक इन दोनों मुल्कों की कोर, ये लफ्ज़ जरा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, जब तक इन दोनों मुल्कों की कोर ना चाहे। अब सवाल यह है कि दोनों मुल्कों की कोर कौन है? ठीक, तो जनाब भारत की कोर जो है वो हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी है। जब तक वो ना चाहे, और पाकिस्तान की जो कोर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक वो ना चाहे, बाकी ये बेचारे सियासतदानों का काम ही नहीं है कि ना उनके पास इख्तियारात हैं, ना उनके पास सलाहियत है। तो लगारी साहब, ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा कि ये जिस तरह से दानिश साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये कि अगर ये दोनों कोर अगर ये बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से और वहाँ से हिंदू इंतहा पसंद, तो ये मामला हल हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? ये होगा? आज हम 5 फरवरी कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं। इसका पस मंज़र मैं बता देता हूँ कि 1975 में 1975 के अवाइल में शेख अब्दुल्ला ने ये तवक्को बांध ली थी कि मुझे हिंदुस्तान कुछ ना कुछ देगा, और हिंदुस्तान उसको क्या दे सकता था? इक़्तिदार। और वो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की वज़ारत आला का लालच दे सकता था, वही उसने दिया। शेख अब्दुल्ला ने मुज़ाकरात किए इंदिरा गांधी से, दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे, दोनों ने तय किया, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जी ठीक है, मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए। और इस बात की मुखालफत पाकिस्तान में हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये जो आप मिल रहे हैं इंदिरा गांधी से, आप ग़ुलामी की दस्तावेज़ पर दायमी दस्तखत कर रहे हैं,
और शेख अब्दुल्ला से कहा कि आपकी जो जद्दोजहद रही है कि कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर इसके भारत के कब्ज़े में नहीं होगा, तो आपने अपनी जद्दोजहद को वज़ारत आला के लिए और एक ओहदे के लिए आपने कुर्बान कर दिया उस जद्दोजहद को। इसलिए एहतजाज के तौर पर भुट्टो साहब ने कहा कि 5 फरवरी 1975 को पूरे पाकिस्तान में और पूरी वादी कश्मीर के दोनों तरफ, मकबूजा कश्मीर में भी आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। और उस रोज़ मुकम्मल हड़ताल हुई थी। हमने उस हड़ताल को रिपोर्ट भी किया था और पूरा कवर भी किया था कि मकबूजा कश्मीर में केरन के मकाम पर इस तरफ को एक दरियाए नीलम बहुत मुख्तसर सा बहता है, उसके दरमियान जो है या वहाँ से खड़े हुए पाकिस्तानी भी जो कश्मीरी थे वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, यहाँ के खड़े हुए कश्मीरी भी कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये रिपोर्ट हुआ था और 5 फरवरी के दिन लोगों ने अहद किया था कि हम एक साथ हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये वो पूरे का पूरा एजेंडा है जिसका मुकम्मल होना है कि कश्मीर पूरा पाकिस्तान के साथ मिलेगा। और मेरे ख्याल में उसके बाद हम, जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ कि अगर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इंडिया की जो हुक्मरान जमात है और हुक्मरान जो पूरे का पूरा उग्रोह है, वो मिलकर जब ये तय नहीं करते कि आज़ादी का मसला हल करना है और कश्मीरियों को आज़ादी देनी है, तो उस वक्त तक शायद ये हमारा ख्वाब रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा काम जो हुआ था मुशर्रफ दौर में कि दोनों हिस्सों में राब्ता हो गया था, बस सर्विस चलने लगी थी। हम इन तरफ भी देखना चाहिए। जी जी जी। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इशू का? कभी आप देख रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकलेगा? लगता है आपको मुमकिन है कुछ? देखिए, आमना दुनिया की तारीख यही बताती है कि जहाँ जहाँ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर बातचीत के ज़रिए मसला हल होता है। आप देख लें, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, कितने दुश्मन थे फ्रांस, जर्मनी, लेकिन आज देखें सबसे ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इस सेंस में आमना बात करना चाहूँगा। ये सब बातें ठीक हैं, डॉक्टर साहब ने भी बातें की, नगारी साहब ने बड़ी सही बातें की। क्या हम ये 75-76 साल से कर रहे हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे? देखें, इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और फिर मगरबी दुनिया, अमरीका की दुनिया जो है ना, अमरीका का जो भारत के इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, इक़्तिसादी मफादात के साथ उनके जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। लिहाजा वो आप देख लें, किसी लेवल पे चले जाएं, किसी फोरम पे चले जाएं, अब तो वो बात ही नहीं करते। आप देखें, अपना स्टेट डिपार्टमेंट हर साल ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट निकालता है। पाकिस्तान को तो कहता है आप क्या हो रही है, हिंदुस्तान को नहीं कहता। उसकी वजह है कि हमारा क्लाउड बड़ा कम हो गया है। एक चीज़ देखें जिसकी वजह से हमारा केस माज़त के साथ आमना रोज़ाना कमज़ोर हो रहा है, वो है कि हमारी आपस की लड़ाई है। आप देख लें, आज जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको बाकी लोग कहेंगे कि इसने तो कश्मीर भेज दिया। अब मुझे बताएं, जब इस तरह के नारे 3 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान की आवाज़ जो है ना, उसको समझा जाएगा वो ठीक है। अब अगला सवाल है कि जी ये कैसे हल हो सकता है मसला। देखें, अभी हम बात कर रहे थे, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, ये जब तक बीजेपी हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठेगी, एक सुनहरी मौका हमने गंवा दिया। वो हमने क्या गंवाया, वो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान ने गंवाया, शायद उसका इंटरेस्ट नहीं था इसमें। जब मुशर्रफ साहब आगरा गए थे, सारी चीज़ें तय हो गई थी और ये 3 पॉइंट फार्मूला बन गया था कि अगले 3 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में कश्मीर को दे दिया जाए और फिर यही जो सीज़फायर लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे। इस पर एग्रीमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर रातों रात LK अडवाणी, नंबर 2 थे वाजपेयी साहब के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने फौजियों से कुछ मिल के स्कटल कर दी इस गेम को, वो ख़त्म हो गया। देखें, अब सिलसिला इस वक्त जब तक नहीं रुकेगा, 4 जंगें हमारी हो सकती हैं। 48 में लड़ाई हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में कारगिल की हुई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। देखिए, अब हमारा क्लाउड होना ही चाहिए था कि इंटरनेशनल सतह पे मामले को लेके जाएं। सबसे कमज़ोर अफसोसनाक बात है कि OIC के फोरम पे भी आमना हम फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते जब तक कि MBS इजाज़त ना दे। तो हमारा केस बहुत वीक है, इसलिए वीक है कि हम यहाँ तक तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी आप कह रहे हैं कि हमारा केस वीक है। सही है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमारा केस वीक है और आप समझते हैं कि किसी हद तक हम उतने संजीदा भी नहीं है इस मामले को लेकर, जितनी भी हुकूमतें आई हैं अब तक? नहीं, देखिए, उकता जाता है बंदा शायद 76 ईयर, वैसे ऐसा नहीं है। लोग हुक्मरानों को देखते हैं, ये ठीक सा है कि हुक्मरान आपस में डिवाइड होते हैं और एक नेशनल सिक्योरिटी, एक नेशनल
जो इंटरेस्ट की बात है उसको हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाकर उसको कमज़ोर कर देते हैं, ये ठीक है। लेकिन असल वजह ये है कि दुनिया में आप देखें ना, चले या मान लिया यहाँ तो हमने अपना केस कमज़ोर कर लिया, फ़लस्तीन का क्या है? देखें ना, दुनिया में फ़लस्तीन भी एक ऐसा इशू है और ईस्ट तैमूर का मसला हल भी हो गया, वहाँ उन ताकतों का अपना इंटरेस्ट भी था। यहाँ पर जो पैनलिस्ट ने बात की बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल ताकतों की एक इंटरेस्ट है। और दूसरा उन्होंने इशारतन कहा डॉक्टर दानिश साहब ने, देखिए बात यह है कि अभी तो उसको चाइना के ख़िलाफ़ सपोर्ट करके खड़ा किया जा रहा है कि पहले इस तरह इंटरेस्ट उनका नहीं था वेस्टर्न ताकतों का और बड़ी ताकतों का। अब तो आप देखें कि उन्होंने सीपैक के मद्दे मुकाबिल पैरेलल एक वो करने की कोशिश की है कि एक जिसमें G20 में गालिबन और पिछले उसमें ये डिस्कस भी हुआ और उन्होंने मैप भी दिया और सारा कुछ किया। वो एक अलग बात है कि उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं है जो चाइना इतने अरसे से कर रहा है और पूरी दुनिया में किसको वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए और सीपैक और ये, लेकिन ये सारा मसला है कि उनका कोई नहीं है। यहाँ तक कि आप देखें 3-4 साल पहले पैलेट गन से कितने सैकड़ों हज़ारों की तादाद पहुँच गई थी कि उनकी आंख ज़ाया हुई, उनको उनके जो जिस्म है कश्मीरियों के जो एहतजाज करने वाले थे सुराख कर दिया उनको। उसके बावजूद एक यूएन का जो है वो ऑब्जर्वर तक नहीं गया, एक लेटर लिखा यूएन ने, ह्यूमन राइट्स जो उनकी वो थी कमेटी थी, उनको भी उसने हवा में उड़ा दिया और फिर किसी ने कुछ को तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान हर फोरम पर उठाता रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इंटरनेशनल ताकतों का भी एक रोल है और वो इसी वजह से उसको पुश डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है फेवर करते हैं इंडिया को, इस वजह से खामोश रहते हैं। जी, तो हम ये देख रहे हैं मफादात हैं, उसकी वजह से आज तक ये मामला हल नहीं हो सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।